शुद्ध प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेश बंसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज सोयतकला। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बीए फर्स्ट ईयर की पहली यूनिट। पहली यूनिट में हम सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे कि अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, वो पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कुछ 6 कंटेंट हैं जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह कुछ 6 कंटेंट इस प्रकार हैं: अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति, यानी कि अर्थशास्त्र की क्या क्या परिभाषा है, किन किन विद्वानों ने अर्थशास्त्र की कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे वास्तविक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, यानी कि वास्तविक क्या होना चाहिए और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या चल रहा है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा हमारा है आर्थिक विश्लेषण की पद्धतियाँ। मुख्य रूप से कोई भी आर्थिक क्रिया होती है तो उसको अध्ययन करने की कुछ प्रणालियाँ प्रचलित होती है। तो अर्थशास्त्र में आर्थिक अध्ययन या आर्थिक प्रणालियों को समझने के लिए विशेषतः 2 प्रकार की पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं आगमन और निगमन, यानी कि आगमन प्रणाली और निगमन प्रणाली। आगे हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत अवधारणाएं हैं। हर सब्जेक्ट की कुछ न कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक अवधारणा होती है। तो इसी प्रकार अर्थशास्त्र की भी कुछ आधारभूत अवधारणा है जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपयोगिता, मांग, पूर्ति और सार्वजनिक वस्तुएं। और जैसे कि मैं बता रहा था कि कुछ आधारभूत अवधारणा, तो आधारभूत अवधारणाएं हैं मूल्य, कीमत, बाजार, प्रशासित मूल्य। ये सब अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत अवधारणाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके बारे में समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक सिंपल सी इसके अगर हम परिभाषा डेफिनेशन सिद्ध करें तो जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है उसका अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। लेकिन विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को अपने अपने हिसाब से बनाया है। तो जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं अपने अपने हिसाब से बनाई है उनका हम अध्ययन करेंगे। पहले हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत के शब्द धन और शास्त्र की संधि से बना, यानी कि धन का शास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि धन का अध्ययन करना, यानी कि किसी भी चीज़ के। अगर हमें समाज के बारे में अध्ययन करना तो हम किसका अध्ययन करेंगे? समाज शास्त्र का अध्ययन करेंगे। अगर हमें राजनीति के बारे में पढ़ना है तो हम राजनीति का अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार अगर हम धन के बारे में या किसी राष्ट्र के अर्थ के बारे में अध्ययन करना है तो हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरी बात यह कि अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य कर रही है। हमने कई बार सुना है कि हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है या अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। महंगाई दर बढ़ रही है या महंगाई दर घट रही है, रोजगार का स्तर कम हो गया है, मजदूरी दर बढ़ रही है, या बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें यह बतलाने का कोशिश करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। और इन सब बातों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही कर सकेंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हैं, जैसे कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जिनकी बुक पब्लिश हुई थी 1976 में। बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, राष्ट्रों का धन का स्वरूप और उसके कारणों की खोज। और वैसे भी देखा जाए तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। जो अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं उनको पता होगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो सिंपल सा उसका बतलाना है अपने को, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा गया है। अब एडम स्मिथ चूँकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित से मतलब यह है कि हमारे अर्थशास्त्र को समझने को या अर्थशास्त्र को अध्ययन करने की भी कई पीढ़ियाँ हैं। जैसे जिन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में सोचा कि हाँ एक अलग विषय के रूप में से प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए, एक अलग विषय के रूप में से मान्यता मिलनी चाहिए, उन अर्थशास्त्रियों को हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं।
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यानी कि जो सबसे पहली पीढ़ी के अर्थशास्त्री थे, हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं। जैसे मार्शल है, पिगू है, फिशर है, एडम स्मिथ है, ये सब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने अपनी परिभाषा में अर्थशास्त्र को क्या कहा था? धन का विज्ञान माना था। यानी कि उनका सीधा सा कॉन्सेप्ट, बिना कोई लॉक लपेट किए हुए कहना था कि जो धन का विज्ञान होता है उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। उसके बाद दूसरे अर्थशास्त्री आए मार्शल। तो प्रोफेसर मार्शल ने 1890 में अपनी एक पुस्तक पब्लिश की, उसमें जिसका पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। पुस्तक का क्या नाम था? अगर इसको हिंदी में बोले तो हम अर्थशास्त्र के सिद्धांत। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत में उन्होंने अर्थशास्त्र को कल्याण से जोड़ा। उनका कहना यह था कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है और धन का उपयोग किस प्रकार करना है या धन का उपयोग किस प्रकार होना चाहिए ताकि मनुष्य का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। यानी कि उन्होंने अर्थशास्त्र को सीधे सीधे मनुष्य के कल्याण से या समाज के कल्याण से जोड़ दिया था। उसके बाद अगली परिभाषा है ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स। लॉर्ड रॉबिन्स भी बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुए हैं, जिन्होंने 1932 में अपनी पुस्तक एन एजे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये उनकी पुस्तक का नाम था। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। यानी कि अर्थशास्त्र को किसका सिद्धांत माना गया? दुर्लभता। दुर्लभता है सेक्रेसिटी। अब दुर्लभता हम किसे कहते हैं? सीधी सी बात है कि मनुष्य है तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। यानी कि मनुष्य की आवश्यकताओं की कोई लिमिट नहीं है, उसे सब चीज़ चाहिए। उसे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन उसके पास जो साधन है, उन साधनों से वो इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। तो एक विवेकशील मनुष्य क्या करता है कि अपनी जितनी आवश्यकताएं ये हैं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास कितने साधन है, उन साधनों से वह अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकता सेट करता है। यानी कि प्राथमिकता तय करता है कि मेरी सबसे पहली आवश्यकता क्या है, मैं उसकी पूर्ति करूँगा। उसके बाद जो दूसरी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करूँगा, उसके बाद तीसरी। यानी कि वह अपने आवश्यकताओं को एक प्राथमिकता क्रम रखता है। अगर भूखा व्यक्ति है तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकता होगी भोजन करना। उसके बाद फिर अगर वो उसका पेट भर गया है तो फिर वो अन्य चीज़ों के बारे में सोचेगा। इसी प्रकार अर्थशास्त्र को भी इन्होंने, लॉर्ड रॉबिन्स ने दुर्लभता का सिद्धांत कहा है। दुर्लभता का सिद्धांत ये है कि हमारे पास आवश्यकताएं असीमित है लेकिन उनको पूरा करने के लिए संसाधन सीमित है। तो हमें अपनी संसाधनों को इस प्रकार से डिजाइन करना है कि हमारी अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। ठीक है। उसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअलसन। मैंने कहा था कि कुछ पहली पीढ़ी के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, मार्शल, ये फिशर वगैरह, पिगू, ये सब पहली पीढ़ी के थे। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री में शामिल होता है सैमुअलसन। सैमुअलसन का कहना था कि अर्थशास्त्र को विकास से जोड़ना चाहिए। उन्होंने अर्थशास्त्र को सीधा सीधा किससे जोड़ा है? विकास से। अब विकास अपने आप में एक बहुत वृहद शब्द है। यहाँ पर केवल व्यक्ति का विकास या समाज का विकास या किसी पर्टिकुलर राज्य का विकास नहीं, बल्कि पूरे देश का विकास की बात उन्होंने यहाँ पर कही है सैमुअलसन ने। तो उनका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई देश विकास करता है, उसकी जीडीपी बढ़ती है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है, तो इसका सीधा सा सीधा रिलेशन डेवलपमेंट या विकास से है। तो सैमुअलसन ने इसको विकास का शास्त्र माना है। एक और आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्य है। उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थमेघा में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है। यानी कि सुख के साधन जैसे रुपया है या पैसा है, ये किस लिए बना है? इंसान पैसों के लिए नहीं बना है। पैसा इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र भी हमें सुख प्रदान करने के लिए ही अर्थशास्त्र विषय का निर्माण हुआ है। यानी कि किस प्रकार मनुष्य अपनी सुख, अपनी सुविधाओं, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित संसाधनों में कर सकता है। अब अर्थशास्त्र के कुछ महत्व हैं, जिनमें से हम दो हिस्सों में इनको विभाजित किया है। सैद्धांतिक महत्व अलग हो जाते हैं और व्यावहारिक महत्व हो जाते हैं। सैद्धांतिक महत्व और व्यावहारिक महत्व आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे तो इनको समझाने की ज़रूरत है नहीं,
क्योंकि विधि ज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र का ज्ञान हमें कौन सा नियम कहाँ पर लागू होता है, ये सारी चीज़ें, ज्ञान में वृद्धि। ऑब्वियसली हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो हमारे नॉलेज में वृद्धि होगी, सिद्धांतों में वृद्धि, क्योंकि अर्थशास्त्र के जितने सारे सिद्धांत हैं। तर्क शक्ति में वृद्धि, तर्क शक्ति में वृद्धि होगी, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट या जीडीपी या महंगाई दर आदि चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उनको समझ में या तर्क शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, विश्लेषण करने की शक्ति में वृद्धि होता है। विश्लेषण हम किस प्रकार कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का बजट आता है तो बजट का विश्लेषण लोग करते हैं, लेकिन बजट से क्या है कि बहुत सारे लोग अपरिचित होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि बजट क्या चीज़ होती है, क्यों आता है, क्या होता है इसमें। मोस्टली लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम होती है, बजट का नाम जरूर सुना है उन्होंने, लेकिन उनको समझने की शक्ति नहीं होती कि बजट क्या होता है। बस उनको एक ही चीज़ों से मतलब है, कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सी सस्ती हुई, अधिकतर ये लोग यही पूछते हैं। तो इससे क्या है, विश्लेषण की शक्ति में भी वृद्धि होता है अगर हम इसका अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। और अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से भी बहुत गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सभी से कुछ न कुछ संबंध है। वहीं इसके कुछ व्यावहारिक महत्व भी हैं अर्थशास्त्र को अध्ययन के लिए या अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए। जैसे उत्पादकों को लाभ होता है, श्रमिकों को लाभ होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है, व्यापारी को लाभ होता है, सरकार को लाभ, समाज सुधारकों को लाभ, राजनीतिकों को लाभ, प्रबंधकों को लाभ, विद्यार्थियों को लाभ, देश के उत्थान के लाभ और वैज्ञानिकों को लाभ। ये बहुत सारे इसके व्यावहारिक महत्व है, हमें इतना डीपली जाने की इसमें ज़रूरत है नहीं। मूल अवधारणा, अब अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट है जिन पर पूरा का पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। यानी कि हम इसको अर्थशास्त्र के पिलर भी कह सकते हैं। सबसे मुख्य मूल अवधारणा है इसकी मूल्य। प्रत्येक वस्तु जो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित होती है या उत्पादन किया जाता है, उसका एक निश्चित मूल्य होता है। मूल्य शब्द से ही आगे जाकर अर्थशास्त्र की अन्य सारी शाखाओं का आधार बनता है। तो सबसे मुख्य अवधारणा है मूल्य। मूल्य की अवधारणा अर्थशास्त्र का केंद्र में है, यानी कि इसका सेंटर में है। इसके आसपास ही सारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स या पूरी की पूरी जो अपना आर्थिक क्रियाएं हैं वो इसके आसपास ही घूमती रहती हैं। इसको मापने का तरीका वस्तु का बाजार भाव है, यानी कि मूल्य को हम कैसे मापते हैं, उसके बाजार भाव से। मार्केट में हम कोई चीज़ लेने गए तो वहाँ पर हर चीज़ों के दाम फिक्स होते हैं, हर चीज़ का एक न एक निश्चित कीमत होती है। तो मूल्य को मापने का एक तरीका है बाजार का भाव। लेकिन जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, जैसे मैंने बताया था, मार्शल, पिगू, एडम स्मिथ, फिशर वगैरह, इन्होंने क्या किया था कि मूल्य को श्रम के रूप में मापा था। मूल्य को इन्होंने श्रम के रूप में मापा था और इन्होंने मूल्य के श्रम सिद्धांत का भी प्रतिपादित किया था। जैसे कार्ल मार्क्स है, उनकी थ्योरी अगर हम पढ़ेंगे तो उन्होंने सारी की सारी चीज़ें श्रम के ऊपर निर्धारित कर दी थी। तो मापने का तरीका, मूल्य क्या होता है, सीधा सा तात्पर्य है कि जो वस्तु का बाजार भाव होता है वह मूल्य होता है, लेकिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसे श्रम के रूप में मापा था। दूसरा अपना कॉन्सेप्ट आता है मांग और आपूर्ति। आपूर्ति मतलब पूर्ति, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आपूर्ति लगा दिया इसका मतलब ये कंफ्यूज कदम मत होना। अर्थशास्त्र की दो महत्वपूर्ण अवधारणा है मांग और पूर्ति, जिसमें से मांग किसी नियत अवधि में किसी उत्पाद की वह मात्रा है जिसे नियत दाम पर उपभोक्ता खरीदना चाहता है और खरीदने में सक्षम है। मांग को सामान्यतः तालिका या ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कीमत और इच्छित मात्रा में संबंध दिखाया जाता है। ठीक है, एक ग्राफ के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, जैसे यह एक डिमांड कर्व ले लेते हैं तो हम डिमांड का कर्व कुछ इस प्रकार बनता है। यहाँ पर के देखते हैं हम, अगर यहाँ पर कीमत ज़्यादा है तो वस्तु की मांग कम होगी, और जैसे ही वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यह एक मांग वक्र है, यह एक जो हम दिखा रहे हैं यह एक मांग वक्र है। तो मांग का सीधा सा तात्पर्य यह है कि किसी नियत अवधि में किसी उत्पाद की वह मात्रा जिसे नियत दाम पर उपभोक्ता खरीदना चाहता है और खरीदने में सक्षम है। चलिए इस बारे में हम और आगे से विस्तार से पढ़ेंगे, पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपूर्ति यानी कि सप्लाई। आपूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जिसे नियत समय में दिए गए दाम पर उत्पादक या विक्रेता बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। जिस प्रकार मांग का बताया हमने कि खरीदने के लिए तैयार होता है, उसी प्रकार आपूर्ति का मतलब होता है कि नियत समय और कीमत पर वो बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। अब इसका जो कर्व बनता है वह कुछ इस प्रकार बनता है।
सप्लाई का जो कर्व बनता है, जिसे हम आपूर्ति वक्र कहते हैं, वह कुछ इस प्रकार का बनता है। क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है ना, तो उसकी आपूर्ति कम होती है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, उसकी आपूर्ति भी धीरे 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 बढ़ती जाती है। यहाँ पर कीमत मान लीजिए 5 रुपया है, तो 5 रुपया पर वस्तु की आपूर्ति यानी सप्लाई 10 यूनिट के बराबर होती है। लेकिन अगर ऐसे ही इसकी कीमत बढ़कर 10 रुपया हो जाती है, तो यहाँ वस्तु की आपूर्ति बढ़कर 15 रुपये हो जाती है, 15 यूनिट हो जाती है। यहाँ जैसे वस्तु की कीमत बढ़कर 15 रुपये हो जाती है, तो यहाँ उसकी सप्लाई बढ़कर 20 यूनिट या 30 यूनिट जो भी हो सकती है। यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती जाती है, तो उसकी पूर्ति बढ़ती जाती है। अब कुछ आर्थिक क्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं, जिनका हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, एक तो आपको मांग और पूर्ति, और कुछ प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, उसमें कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं होती रहती है। आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य है इस प्रकार का कार्यकलाप जो कि धन से या अर्थ से संबंध रखता हो, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। सबसे मुख्य आर्थिक क्रिया है प्रोडक्शन या उत्पादन। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में करोड़ों अरबों चीज़ों का उत्पादन होता है। हम ही देखते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था या भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में देख ले, तो यहाँ प्रति वर्ष करोड़ों अरबों वस्तुएं उत्पादित होती है, मार्केट में बिकने के लिए आती है, लोग उनका उपभोग करते हैं, उनका पेमेंट करते हैं। यानी कि जितनी भी सारी आर्थिक क्रियाएं, सबका मुख्य आधार होता है उत्पादन। सबका मुख्य आधार होता है उत्पादन या प्रोडक्शन। अब उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। अब यहाँ पर मैंने आपको वस्तु का उदाहरण तो दे दिया है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, सेवाएं, जिन्हें हम सेवा कहते हैं, वह उत्पादित नहीं होती, बल्कि हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। इसको आसानी से समझाता हूँ मैं कि उत्पादन तो वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी कंपनी द्वारा उत्पादित की जाती है, और हम उसका एक निश्चित मूल्य देकर वस्तु को हम खरीद लेते हैं, या वो हमारे पास आ जाती है। वो फिजिकल तौर पर हमें दिखती है। अगर हम बाज़ार से 5 रुपए की गेंद खरीदने जाएंगे, तो हम दुकानदार को 5 रुपये देंगे, उसके बदले में वो हमें गेंद दे देगा, तो वो वस्तु हमारे पास आ गई। यह चीज़ आपको दिखाई दे रही है, तो इसे तो वस्तु कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका मूल्य तो हम चुकाते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमें उसका लाभ जरूर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें कहीं जाना है, मान लीजिए मुझे सुसनेर से उज्जैन के लिए जाना है, तो मैं बस में बैठता हूँ, तो बस वाले को मैं किराया देता हूँ। बस वाला मुझे ऐसा तो नहीं कि पूरी बस मुझे दे देगा कि ये लो आपकी बस आपकी हो गई, ऐसा नहीं होता है। मैं बस वाले को किराया देता हूँ, जो निश्चित किराया होता है वो देता हूँ। बस वाला मुझे सुसनेर से ले जाकर अपना गंतव्य उज्जैन पर छोड़ देता है। तो बस वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने बस वाले को पेमेंट किया, तो बस वालों ने क्या दी? एक तरह की सेवा दी। सेवा क्या थी कि मुझे सुसनेर से उज्जैन उन्होंने पहुंचा दिया, या उनकी सेवाएं हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में हजारों तरह की सेवाएं, जैसे हम देखते हैं डॉक्टर की सेवाएं, वकील की सेवाएं, नर्स की सेवाएं, टीचर्स प्रोफेसर्स की सेवाएं, ये सारे आपसे कुछ न्यूनतम शुल्क या कुछ पैसा लेते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको वस्तु नहीं देते हैं। उसके बदले में उनकी जो ज्ञान होता है, उनके पास जो स्किल्स होती है, उस स्किल्स का लाभ आपको देते हैं। इसे सेवाएं कहा जाता है। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि वस्तु और सेवाओं क्या होती हैं। दूसरा होता है उपभोग। अब अर्थव्यवस्था, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। अब उत्पादन किस लिए होता है? क्योंकि उनका उपभोग करना है। मान लीजिए किसी कंपनी ने अगर गेंद बनाई है, तो ऐसे तो नहीं कि उसको गेंद बनाना अच्छा लगता है इसलिए उसने गेंद बना दी। वह गेंद क्यों बनाता है? क्योंकि उसको गेंद को बेचना है। क्या करता है? गेंद को उसको बेचना है, इसलिए वह गेंद बनाता है। और वह गेंद कौन खरीदेगा? जैसे हम लोगों ने गेंद खरीद लिया, छोटे बच्चे ने, किसी ने गेंद खरीद ली, तो वह गेंद का क्या करता है? उस गेंद से खेलता है, यानी कि वह उसका उपभोग करता है। मान लीजिए
किसी उत्पादक ने पेन बनाया है, तो पेन वो किस लिए बनाता है? वो मार्केट में बेचने के लिए पेन बनाता है, उसने तो उसका उत्पादन कर दिया। अब हम जाएंगे मार्केट से जाके पेन खरीदेंगे, तो उस पेन का हम क्या करेंगे? उपभोग करेंगे इसको, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंजम्पशन। तो सीधा सा तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपभोग किया जाना। किसका उपभोग किया जाना? वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का। यानी कि जो भी वस्तु उत्पादित होती है उसमें उपयोगिता का गुण होता है। उपयोगिता का गुण से मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु उत्पादित होती है, गेंद हम 5 रुपये में खरीदते, तो हमें उस गेंद से ऐसा तो नहीं कि हज़ारों रुपए की खुशी मिल जाएगी, हमें उस गेंद से मात्र 5 रुपये की उपयोगिता मिलती है, इसलिए हम उसका मूल्य 5 रुपये चुकाते हैं। कोई पेन हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं, उससे हमें उपयोगिता तो बहुत सारी मिलती है, वो उपभोक्ता की बचत, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रत्येक वस्तु का हम उतना ही मूल्य देते हैं जितनी कि उसमें उपयोगिता होती है। तो प्रत्येक वस्तु और सेवाएं, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बस में बैठ के सुसनेर से उज्जैन के लिए गया, तो मुझे लगता है कि मैं 100 रुपये किराया देके आराम से उज्जैन पहुंच जाऊंगा। अगर बस वाला मुझसे 200 रुपये 500 रुपये मांगता है, तो मैं उस बस में नहीं बैठूंगा, क्योंकि उसकी सेवाएं मुझे उसकी उपयोगिता से ज़्यादा उसकी कीमत देनी पड़ रही है। यानी कि प्रत्येक वस्तु और सेवाओं की कुछ न कुछ निर्धारित कीमत होती है, और कीमत चुकाकर हम उसका उपभोग कर लेते हैं। तीसरी चीज आती है विनिमय, या जिसे वो कहा जाता है एक्सचेंज। विनिमय या एक्सचेंज यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्रदान करना। तो किसी वस्तु का उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है, और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा ही किया जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु जो बाजार में बेचने के लिए आई है, और कोई व्यक्ति है जो बाजार में उसको खरीदने जाता है, इन दोनों के बीच में आपसी विनिमय होता है। और विनिमय का माध्यम क्या होता है? मुद्रा। अधिकांशतः तौर पर देखा जाए तो विनिमय का माध्यम क्या होता है? मुद्रा। मुद्रा के माध्यम से ही हम सारी चीज़ों को खरीदते हैं। कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र भी हैं हमारी अर्थव्यवस्था में जो कि मुद्रा की बजाय बार्टर सिस्टम, या जिसे वस्तु विनिमय भी कहते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखेंगे तो किसी किसान के पास गेहूं ज़्यादा है, तो वह गेहूं के बदले में वह अन्य किसान से दूसरी चीज़ ले लेगा। वह गेहूं देकर उससे मक्का खरीद लेगा, या किसी के पास बाजरा है तो बाजरा देकर वह मक्का खरीद लेगा। इसे बार्टर सिस्टम, प्राचीन काल में इसी प्रकार का सिस्टम चलता था, लेकिन आधुनिक युग में इस प्रकार का बहुत कम अस्तित्व है। अधिकांशतः विनिमय जो भी होता है वो मुद्रा के माध्यम से ही होता है। तीसरा है वितरण, चौथा वितरण है। वितरण से तात्पर्य कि उत्पादन के साधनों की उत्पत्ति के वितरण से है। अब उत्पादन के साधन, यह एक विस्तृत शब्द है। उत्पादन के साधनों के वितरण से है। उत्पादन के हमारी अर्थव्यवस्था में 4 प्रकार के उत्पादन के साधन पाए जाते हैं। एक होता है भूमि। भूमि के बिना किसी भी वस्तु का, किसी भी सेवा का उत्पादन संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले आती है भूमि। उत्पादन के साधनों के रूप में सबसे पहले आती है भूमि। भूमि के बाद आता है श्रम या लेबर, जिसे कहा जाता है। यानी कि अगर आपके पास भूमि है लेकिन काम करने वाले अगर कोई नहीं रहे, तो फिर उस पर उत्पादन संभव नहीं है। तो सबसे पहले आता है लैंड, उसके बाद आता है लेबर, इसके बाद आता है लेबर। लेबर के बाद फिर आता है कैपिटल यानी कि पूंजी, और पूंजी के बाद आता है एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी। यह प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 4 साधन माने जाते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी या संगठन। अब ये जब उत्पादन करते हैं तो इनको उत्पादन के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ तो मिलना जरूरी है, इनको कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं किसी वस्तु का उत्पादन करता हूँ और उसके बदले में अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो मैं उस वस्तु का उत्पादन क्यों करूँगा? भाई कुछ न कुछ प्रतिफल तो मुझे मिलना चाहिए। तो प्रत्येक उत्पादन के साधनों का जो उनका प्रतिफल मिलता है, इसे अर्थशास्त्र में वितरण कहा गया है। जैसे भूमि को प्रतिफल के रूप में लगान मिलता है। भूमि को प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है? लगान, जिसे क्या हम कहते हैं रेंट। आधुनिक भाषा में इसे किराया भी कहते हैं, लीज डीड भी कहते हैं, तोजी भी कहते हैं, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मोस्टली इन सबका
मेन उद्देश्य ये है कि भूमि को जो किराया मिलता है या जो ब्याज में वो मिलता है उसको उपयोग भूमि को उपयोग करने के बदले जो उसको प्रतिफल मिलता है तो उसे हम लगान कहते हैं। दूसरा आता है श्रम या लेबर। तो श्रम भूमि पर कार्यशील होकर श्रम जो कुछ भी उत्पादन करता है तो श्रम को उसके बदले में क्या मिलती है, मजदूरी, जिसे हम वैक्स कहते हैं। तीसरा है कैपिटल या पूंजी। जैसे उत्पादन के साधनों में हमने भूमि ले ली, उस पर श्रमिक लगा दिया, लेकिन हमें उस पर कुछ उत्पादन करना हो तो उसके लिए कुछ पूंजी भी लगानी पड़ेगी। मान लीजिए हमें कोई उद्योग स्थापित करना है, हमारे पास ज़मीन भी है, मजदूर भी है, लेकिन ऐसे तो उत्पादन होगा नहीं। हमें उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, पूंजी चाहिएगी। पूंजी प्राप्त करके हम वहाँ पर उसका इनोवेशन करेंगे, उसको डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे, मशीनें खरीदेंगे। उसमें बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है। कोई भी छोटा से छोटा काम भी हो तो उसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। तो हम जब पूंजी लगाएंगे तो पूंजी को प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है, इंटरेस्ट या ब्याज। इंटरेस्ट या ब्याज मिलता है। फिर आखिरी जो बचता है एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। इन सारी चीज़ों को कलेक्ट कौन करता है, एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर या संगठन। सारी चीज़ें, उसने भूमि खरीदी, उसने मजदूरों को लगाया, उसने कहीं से ब्याज पर पैसा लेकर कंपनी स्थापित की। अब ये जब उत्पादन होता है, सारी चीज़ें, मान लीजिए उसने 100 यूनिट का उत्पादन किया है, 100 ही यूनिट मार्केट में बेचने के लिए भेज दी, अगर 100 यूनिट बिक जाती है, अब उसके बाद होता क्या है कि उसको कुछ लाभ प्राप्त होता है। सारी यूनिटों को बेचने के बाद उसको कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो वह लाभ एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी का हिस्सा कहलाता है, जिसे कहा जाता है प्रॉफिट। तो आ रही है आपको बात समझ में। भूमि को मिलता है रेंट या लगान, लेबर को मिलता है वैक्स या मजदूरी, पूंजी को मिलता है इंटरेस्ट या ब्याज, और सबसे आखिरी में बचता उद्यमी को मिलता है प्रॉफिट। तो वितरण की मुख्य समस्या यही है कि जो भी उत्पादन के साधन है, उनके उत्पादन के साधनों को उनका प्रतिफल किस प्रकार दिया जाएगा। तो उसका प्रतिफल देने का सबसे मुख्य तरीका यही है जो मैंने आप लोगों को बताया है। अगला है राजस्व, जिसे कहा जाता है पब्लिक फाइनेंस। तो राजस्व के अंतर्गत लोक व्यय यानी कि सार्वजनिक व्यय, जिसे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, लोक आय यानी कि सार्वजनिक आय या पब्लिक इनकम कहा जाता है, लोक ऋण यानी कि सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेट कहा जाता है, और वित्तीय प्रशासन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम सेकंड पेपर में बहुत अच्छे से समझेंगे इन सारी चीज़ों को, कि लोक व्यय क्या होता है, लोक आय क्या होती है, लोक ऋण क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के भाग। अब आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य के आधार पर 1933 में सर्वप्रथम रेगनर फ्रेश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा जाता था। इससे पहले क्या है कि संपूर्ण अर्थशास्त्र को एक ही अध्ययन प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था या पढ़ाया जाता था। लेकिन 1933 में एक अर्थशास्त्री आया, रेगनर फ्रिश, उन्होंने कहा कि नहीं, इस अर्थशास्त्र के भी 2 भाग होने चाहिए। एक भाग वह जिसमें हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और एक भाग वह जिसमें हम बड़ी बड़ी इकाइयों का या संपूर्ण देश का अध्ययन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो छोटी इकाइयों पर लागू होते हैं लेकिन वृहद तौर पर लागू नहीं होते हैं, और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो वृहद तौर पर लागू होते हैं लेकिन छोटी छोटी इकाइयों पर लागू नहीं होते हैं। तो सबसे पहले रेगनर फिश ने हमें बताया है कि अर्थशास्त्र के 2 भाग हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे कि अर्थशास्त्र की भाषा में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब नाम से स्पष्ट है, व्यष्टि यानी कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, या जिसको इसका एक नाम और है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। व्यष्टि का एक नाम और है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और समष्टि का एक नाम और है वृहद अर्थशास्त्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह व्यक्तिगत इकाइयाँ, जैसे किसी व्यक्ति विशेष का या किसी परिवार का या किसी फर्म का या किसी उद्योग या किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण करना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, ये इसका अध्ययन हम समष्टि के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति क्या सोचता है, व्यक्ति का मतलब अगर उसके पास इनकम आ जाती है तो वो किस प्रकार अपनी
इनकम को एक्सपेंड करेगा या उसका कौन कौन सी चीज़ों की वो डिमांड करेगा, किन किन चीज़ों पर वह खर्च करेगा, ये व्यक्ति। उसी प्रकार एक परिवार, फर्म फर्म क्या उत्पादन करेगी, कैसे उत्पादन करेगी, कितना उत्पादन करेगी, कब लाभ प्राप्त होगा फर्म को, इन सारी चीज़ों का मतलब छोटी छोटी इकाइयों का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र का जब हम अध्ययन करने जाएंगे तो उसमें व्यक्ति विशेष का अध्ययन न करते हुए हम समष्टि चर, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये जिसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार, विदेशी विनिमय, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, जैसे कि मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में बताया था, इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था, यह विनिमय एक्सचेंज, ये एक्सचेंज किन के मध्य किया जाता है, एक क्रेता और दूसरा विक्रेता। उसी प्रकार यहाँ पर विदेशी विनिमय शब्द जुड़ा हुआ है। विदेशी विनिमय यानी कि एक देश का दूसरे देश के साथ में व्यापार। राजस्व, राजस्व मैंने अभी आपको अगली स्लाइड में बताया था, जिसमें लोक आय, लोक व्यय, लोक ऋण के बारे में। बैंकिंग, बैंकिंग प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है भारत देश में या संपूर्ण विश्व में। व्यापार चक्र, व्यापार चक्र मतलब होता है कि कई बार ऐसा सुनने में आता है या देखने में आता है कि कोई देश बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहा है या उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि उसका व्यापार पूरे देश में फैला हुआ होता है। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उसका व्यापार जो पहले था उसकी तुलना में काफ़ी कम हो जाता है या बहुत नीचे आ जाता है या गिर जाता है या माइनस में चला जाता है। तो ऐसी स्थितियां जब फ्लक्चुएशन की आती है कि एक समय पर जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था आज वो बिल्कुल कम वस्तुओं का एक्सपोर्ट कर रहा है, या एक समय जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था आज वो बहुत कम चीज़ों का इंपोर्ट कर रहा है। तो यानी ये जो फ्लक्चुएशन आता है इसको हम व्यापार चक्र कहते हैं। ये इसके अलग अलग सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में हम आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। अगला आता है राष्ट्रीय आय, यानी कि यहाँ पर अगर हम जैसे व्यक्ति, परिवार और फर्म का अध्ययन करते तो एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी होती है, एक परिवार की मासिक आय या परिवार की राष्ट्रीय आय कितनी होती है, फर्म को लाभ कितना प्राप्त होता है, उद्योग को लाभ कितना प्राप्त होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर समष्टि का अध्ययन करेंगे तो समष्टि में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय, संपूर्ण देश की आय कितनी होती है या संपूर्ण देश का व्यय कितना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएगी। कुछ आर्थिक नीतियाँ होती है। प्रत्येक देश, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो या विकसित राष्ट्र हो या अल्प विकसित हो या पिछड़ा हुआ राष्ट्र हो, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र अपने देश के विकास के लिए कुछ न कुछ नीतियाँ जरूर बनाता है और वो नीतियाँ इसलिए निर्धारित करता है कि वह देश अधिक से अधिक विकास की ओर अग्रसर हो सके। और जैसा कि नाम से स्पष्ट आर्थिक नीतियों का नाम से स्पष्ट है कि जो अर्थ संबंधी नीतियां हैं उनको आर्थिक नीतियां कहा जाता है। अर्थ यानी कि व्यापार करना, व्यवसाय करना, रोजगार करना या उत्पादन करना, उसको बेचना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो प्रत्येक देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत काम करता है। उसको विभिन्न आर्थिक समस्याएं जैसे कि गरीबी की समस्या, धन और आय की असमानता, बेरोजगारी की समस्या, मुद्रास्फीति व मंदी आदि का सामना करना पड़ता है। और इन सभी समस्याओं से किस प्रकार निपटा जाए। अगर किसी देश में गरीबी की समस्या है तो गरीबी की समस्या को हम किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। धन व आय की असमानता, यानी धन व आय की असमानता से सीधा सा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा आय होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी आय नहीं होती या उनका जीवन स्तर बिल्कुल निम्न होता है। तो यह क्या हो गई, एक प्रकार की आय की असमानता है, जिसको सीधे से अपन समझ सकते हैं कि मान लो दो पड़ोसी हैं, एक परिवार के पास तो बहुत ज़्यादा आय यानी बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके पास गाड़ी बंगला और सब कुछ है, नौकर चाकर दुनिया भर की सुविधाएं उसके घर में उपलब्ध है। और उसी का पड़ोसी जो गरीब है, जिसके पास घर में कुछ भी नहीं है, खाने को बहुत मतलब दाने दाने को मोहताज है, मजदूरी करके अपना पेट भरता है। तो यह अगर हम दो परिवारों की तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों की आय में असमानता है, यानी कि एक की आय बहुत ज़्यादा है तो एक की आय बिल्कुल निम्न है। उसी प्रकार हमारे समाज में भी होता है। समाज में भी सभी लोगों की आय एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों की आय ज़्यादा होती है तो उनका जीवन स्तर अलग होता है, कुछ लोगों की आय कम होती है तो उनका जीवन स्तर कम होता है। तो यह आय की जो असमानता होती है वह किस कारण से होती है तथा इनको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है या सबकी आय को समान कर सकते हैं, इस प्रकार की जो नीतियाँ निर्धारित होती है वो उसको आर्थिक नीतियाँ कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार बेरोजगारी की समस्या प्रत्येक देश
सामना कर रहा है इस समस्या का, बेरोजगारी की। खास करके लॉकडाउन और ये जो कोविड-19 का दौर चला, उसके बाद तो प्रत्येक देश में बेरोजगारी की समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। तो इन सभी समस्याओं से हम कैसे निपटें या क्या नीतियाँ बनाया जाए? मुद्रास्फीति और मंदी मंदी इस समय पूरे विश्व में छाई हुई है, रिसेशन जिसे कहा जाता है। तो इन सभी जो आर्थिक नीतियाँ हैं, इनका समाधान प्रत्येक देश में इन सारी समस्याओं को समाधान के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है, उन्हें आर्थिक नीतियाँ कहा जाता है। जिसमें से कुछ प्रमुख आर्थिक नीतियाँ मौद्रिक नीति, यानी कि मुद्रा से संबंधित जो भी नीतियाँ बनाई जाती है, उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति, यानी कि सरकार अपनी आय किस प्रकार करेगी, अपनी व्यय किस प्रकार करेगी, या करारोपण किस प्रकार करेगी, किस प्रकार लोगों से, जनता से कर लेना है, और उस कर को जो टैक्स लेती है सरकार जनता से, उस टैक्स को कहाँ पर खर्च करना, ये सारी जो चीज़ें होती है राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती। कीमत नीति, यानी कि प्राइस पॉलिसी। कीमत नीति का यह सीधा सा तात्पर्य है कि किस वस्तु की कीमत क्या निर्धारित होगी। ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा जो भी नीतियाँ बनाती है, यानी कि किस वस्तु की राशनिंग करनी है, किस वस्तु को ओपन मार्केट में भेजना है। आय नीति, यानी कि सरकार की जो आय होती है, इनकम पॉलिसी, यानी कि किस वस्तु से या किस चीज़ से हमें कितनी आय प्राप्त होगी। रोजगार नीति, यानी कि कितने लोगों को कहाँ पर रोजगार देना है। और आर्थिक नियोजन या प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। पहले क्या होता था, पंचवर्षीय योजनाओं का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि जैसे ही हमारे मोदी जी शासनकाल में आए तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की प्लानिंग को बंद कर दिया। यानी कि पहले अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी थी, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया और उन्होंने क्या नई आर्थिक नीति लेकर आए हैं, जिसे नीति आयोग कहा गया है। वो सब एक अलग मैटर है। तो पहले क्या होता था, नियोजन होता था 5 सालों के लिए, सरकार नियोजन करती थी कि हमें 5 सालों के दौरान कुछ आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे, कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स तय किए जाते थे कि हमें कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में हमें इतनी प्रगति करना है, और उस प्रगति के लिए कितना हमें धन चाहिए, क्या संसाधन चाहिए, कितने सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करनी है। इन सभी के लिए बैठकर एक प्लानिंग की जाती थी, और उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन आने वाले 5 सालों में किया जाता था, जिसे कि आर्थिक नियोजन कहा जाता था। ये सारे हम राजस्व के पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं भी होती है, जो ऐसा तो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए इनको, कि आर्थिक नियम कब निश्चित होते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान कला दोनों है। अर्थशास्त्र केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक मनुष्य का अध्ययन, वास्तविक मनुष्य का अध्ययन, ये सारी चीज़ें हैं जो इसकी सीमाओं को निर्धारित करती हैं। तो हाँ, यह चैप्टर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम आने वाले जितने भी हमारे कंटेंट बचे हैं, उन सब के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।